हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग एक समरी बनाएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश की समरी है ये, क्लास 12th की जो बुक है पहली, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। उसमें का जो पोएम है बेटा, पोइट्री वाला जो पार्ट है, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है माई मदर एट 66। और बेटा आज हम इसी पोएम की समरी की बात यहाँ पे करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर कि माई मदर एट 66 के पोएट कौन है, तो इस चैप्टर की, इस पोएम की जो पोएट हैं वो हैं कमला दास। और उनका ये यहाँ पे जीवन परिचय आप देख सकते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1934 में उनका जन्म हुआ और 2009 में उनकी मृत्यु हो गई। वो उनका जन्म हुआ था केरला के तटीय इलाकों में, यानी मालाबार में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ इंडियाज फोर मोस्ट पोइट्स, यानी कि इन्हें भारत के उच्चतम कोटि के पोइट्स में इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट है, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और जो इन्हें वर्क किया है, जो इन्होंने बताया है, इनका जितनी भी पोएम है, जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, वो सब के सब एकदम ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं है। वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तित है। एंड इंडिजिनस है, यानी कि उसके अंदर जो फ्लेवर है, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल ग्राउंडेड है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, हमारे मातृभूमि से जुड़ी हुई है। कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। ठीक है बेटा, तो कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिश करी, उन्होंने छापा, उन्होंने प्रिंट करवाया, जिसमें कुछ को इंग्लिश में करवाया, कुछ को मलयालम में करवाया। और उसका नेम जो है वो नाम है माधवी कुट्टी, नाम है उस नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी में। जो नॉवेल्स हैं उनके नाम है माधवी कुट्टी, इसी के अंदर अंतर्गत में इन्होंने इंग्लिश और मलयालम में ये जो पोएम है, जो उनके प्रोज हैं, जो उनकी पोइट्री है, उन्होंने लॉन्च करी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। और कुछ ऐसे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो इंग्लिश में हैं, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में इन्होंने इसको पब्लिश करा था। उसके बाद कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने पब्लिश करी पद्मावती नाम से, पद्मावती द हार्लॉट। एंड अदर कुछ स्टोरी इन्होंने पब्लिश करी 1992 में, 1992 में। और इसके साथ ही इन्होंने और भी बहुत सारी कुछ 5 किताबें उन्होंने भी पब्लिश करी, जो कि पोएम से भरी हुई थी। सी सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटल्स, सब्सिडिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। और ये ऐसे ही राइटर रह चुकी हैं जिन्होंने जीवन को बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही गौर से समझा है, सीखा है। और मानवों का जो जो भी ह्यूमंस का रिलेशंस होते हैं एक दूसरे से, उनको उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है और उसको अपने पोएम के अंदर मेंशन किया है। तो माई मदर एट 66 ये जो आपका पोएम है, ऊपर इन्होंने जितने भी उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिखे हैं, उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मेंशन करा है। और एनसीईआरटी ने भी इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, क्योंकि इनके वर्क को देखते हुए, काम को देखते हुए इन्हें करिकुलम के अंदर लाया गया है इस पोएम को, ताकि जो लोग भी उसे पढ़ें, जो बच्चे भी इसे देखें, समझें, वो इनकी बातों को समझ सकें, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके बिना कोई दिक्कत के। ठीक है बेटा, तो ये था उनका जीवन परिचय, जिसको कहते हैं बायोग्राफी है। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जैसा कि हमें पता है कि जो उम्र है वो एक नेचुरल है, यानी कि समय के साथ हमेशा उम्र क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब जो पैदा हुआ है उसे मरना है, जो मरेगा वो फिर से पैदा होगा। ये हमारी लाइफ साइकिल है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसॉफी। किसी भी कॉन्सेप्ट से आप देखें तो एजिंग क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। और हम क्या सोच सकते हैं कि जैसे कि हम बच्चे हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि भाई उम्र तो सबकी बढ़ती है, हमारी उम्र भी बढ़ेगी। हम पहले बच्चे रह चुके हैं, अब धीरे धीरे बड़े होंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, फिर शादी विवाह होगी, उसके बाद फिर आगे चल के फैमिली होगी, फिर फैमिली के उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी विवाह होगी, फिर उनके बच्चों की शादी विवाह होगी। तो ये जो पूरा लाइफ साइकिल जो बना हुआ है, इसमें जब भी एजिंग होने लगती है, यानी जो लोग अभी नौजवान होते हैं और फिर बड़े होने लगते हैं, उनकी एज डाउन होने लगती है, उनका शरीर साथ देना छोड़ देता है, शरीर अब अपने मन के हिसाब से नहीं चल पाता है, तो क्या सोचते हैं हमारे एल्डर्स, क्या हमारे सोचते हैं पेरेंट्स, क्या हमसे उम्मीद रखते हैं। तो जैसा कि हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने माई सेल्फ जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो भी एजिंग होता है पेरेंट्स के अंदर, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है वो। और कह सकते हैं कि जो बचपना होता है वो बुढ़ापे के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी बचपन में लोग जैसे होते हैं, बचपन में बच्चे जैसे होते हैं, वैसे ही जैसे ही वो बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे के एज में जाते हैं, तो फिर से उन्हें बचपना वाला सीन आ जाता है। अब वो भी बच्चों वाली हरकत करते हैं। जैसे बच्चों को हमेशा पेरेंट्स को समझाना पसंद है, बच्चों को हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पसंद है। अपने बच्चों का काम है कि सबका
ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, सबको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं। यही सेम प्रोसेस होता है बेटा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं किसी के, तो वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें होती हैं उनकी भी, वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। भले ही कुछ हो चाहे ना हो, भले ही कुछ इनकम हो चाहे ना हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है क्योंकि अमीरी-गरीबी से, पेरेंट्स से कोई भी मतलब नहीं होता है। उन्हें बस इतना ख़्याल होता है, इतना मतलब होता है उन्हें कि हमारे बच्चे हमारे आखिरी के समय में भी हमारे साथ रहें, हमारी बातों को समझें, हम क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, बातों को मानें। तो ऐसा करने से माँ-बाप के अंदर जो सुकून की भावना आती है और वो अपने आखिरी के समय बहुत ही खुशमयी और बहुत ही आनंदमयी इस जीवन के साथ व्यतीत करते हैं और ऐसे ही ऐसे फिर चले जाते हैं क्योंकि इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। भाई जो आना है उसको जाना तो निश्चित है, लेकिन ऐज का जो मैटर है वो बहुत ही कॉमन है कि जो हमारा बचपना होता है वही बुढ़ापा होता है, यानी बचपना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बुढ़ापा, ऐसा कह सकते हैं। तो राइटर ने इसकी बात इसलिए कही है क्योंकि कमला दास ने बताया है अब इस पोएम के अंदर अपनी माँ और अपना, यानी सेल्फ और अपनी माँ के बीच का जो व्यवहार हुआ है, जो मतलब कि इंसिडेंट घटा है, इसी इंसिडेंट के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। तो इसलिए यहाँ पे एजिंग के बारे में बात हुई है क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और वो क्या सोचती हैं वो भी डिसाइड करता है। तो चलिए बेटा पोएम शुरू करते हैं। पोएम बेटा जैसा कि ये एक रिदम में नहीं है, इनका जो पोएम है वो फ्री हैंड पोएम है, यानी रिदमिक पोएम नहीं है ये। नॉर्मल जो फ्री हैंड पोएम नॉर्मली जो स्टेटमेंट राइट करते हैं उस टाइप का ये पोएम है, तो उस पे कोई इश्यू नहीं है, नो मैटर। तो स्टार्ट करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। यानी कि जो राइटर हैं कमला दास, वो कहीं और रहती हैं और वो अपने माँ से मिलने आई हैं और माँ से मिलने के बाद वो एक शुक्रवार यानी एक फ्राइडे के मॉर्निंग में वो अपने घर से जहाँ पे वो वर्क करती हैं कोचिंग में, वो वापस जाने के लिए तैयार हुई मॉर्निंग में, सुबह में। और जो उनकी माँ है वो ड्राइविंग करके जा रही हैं एयरपोर्ट तक क्योंकि उन्हें एरोप्लेन से जाना है। तो वो ड्राइविंग करके एयरपोर्ट तक जा रही हैं और उनकी जो माँ है वो गाड़ी में पीछे की तरफ, माने कि पीछे की तरफ नहीं, बगल में उनके साइड वाली सीट पे बैठी हुई हैं और उन्होंने कुछ देखा, यानी कमला दास ने अपने माँ को जब देखा तो उन्हें किसी चीज़ का एहसास हुआ। वो चीज़ पहले हम लोग फिजिकल देखेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनली क्या सोचा उसके बारे में सोचेंगे। Dawes open mouthed her face ashen like that of a corpse and realized with pain। यानी कि उनके माँ का चेहरा बिल्कुल धुंधला सा, बिल्कुल थोथल सा, बंद बंद, और उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, क्योंकि भाई जब बुढ़ापा होगा तो चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, जो स्किन है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ के चेहरे पे काफ़ी धुंधलापन है, मुंह खुले हुए हैं, चेहरे पे जस्ट जस्ट लाइक कि बहुत सारा धूल बैठा हुआ है और एक मुर्दे की तरह, यानी कॉप्स का मतलब बेटा मुर्दा, यानी एक मुर्दे की तरह वो बैठी हुई हैं जिनके अंदर कोई भी हरकत नहीं है और वो अंदर से एक दर्द सा महसूस कर रही हैं। वो दर्द है कैसा? तो बेटा वो दर्द है आपका, क्या कह सकते हैं कि वो इंटरनल पेन है, ये इमोशनल पेन कह सकते हैं इसको। क्योंकि बुढ़ापे के समय में, हमने कहा एजिंग, बुढ़ापे के समय में जो भी पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। वो हमेशा चाहते हैं छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करना अपने बच्चों के संग और उनकी बातों को सुनना और फिर समझना, ठीक है? और बच्चों की तरह बातें करना। तो बच्चे भी भाई बचपन में बहुत बातें करते हैं, वैसे ही बूढ़े लोग भी आखिरी समय में बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों के। तो ये सारे सीन्स यहाँ पे हुए हैं। तो जो उनकी माँ हैं बहुत ही दुःख के साथ अपना समय व्यतीत कर रही हैं और वो अपने बेटी के बगल में बैठ के और एक बहुत ही गहन चिंतन में डूबी हुई हैं कि मेरी बेटी आज चली जाएगी और मुझे फिर से अकेले रहना पड़ेगा, फिर से मुझे वही सारे जो कार्य हैं करने पड़ेंगे, अकेले ही, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। जैसा कि बता दें कि लेखक की माँ के पति गुज़र चुके हैं, तो इस वजह से लेखक की माँ अकेले ही रहती हैं और वैसे कि उनका एज बहुत ही डाउन हो गया है, बहुत ही हाई हो गया है। तो इस वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आती हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे, पायलट बन जाएँगे, आतंकवादी बन जाएँगे, सीआईडी बन जाएँगे, सब बन जाएँगे। यही सारी चीज़ें बुढ़ापे में लेखक के पेरेंट्स के मन में भी ये सब बातें हैं और जिसकी वजह से वो एक दर्द सा महसूस कर रही हैं। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। जैसा कि लेखक ने देखा और कहा कि मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है पर वैसा दिखती नहीं है। लेकिन जो लेखक की माँ के मन में द्वंद चल रहा था कि मेरी बेटी आज चली जाएगी और मुझे फिर से अकेले रहना पड़ेगा, यानी वो अकेले रहने का डर,
वो एकांत रहने का डर। वैसे तो कहा जाए तो एकांत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एकांत, अलोन, अलोन का मतलब बेटा लाइफ में अलोन, एकांत अलग चीज़ है, एलोन अलग चीज़ है। एकांत मतलब जब हम स्वयं से अपने आप को सबसे दूर रखें, और अलोन का मतलब सब कोई भी आपको छोड़ के चला जाए, लाइफ में कोई भी आपके साथ ना रहे। यानी लेखक की माँ बिल्कुल अंदर से दर्द से भरी हुई है बेटा, दर्द से अंदर से भरी हुई हैं, इतनी कि वो अपनी बेटी से कह भी नहीं सकती, क्योंकि ये दर्द ऐसा होता है जो जो दर्द देता है मानसिक, यानी कि तनावपूर्ण दर्द होता है बेटा। ये ऐसा नहीं होता है कि हमने कहीं कट गया, कहीं चोट लग गई, वो वाला दर्द नहीं होता है। ये दर्द, ये पीड़ा जो होती है वो हमारे दिल से स्टार्ट होती है, हमारे हमारे ज़हन से स्टार्ट होती है। अंदरूनी पीड़ा है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। समझ वही सकता है जो इससे गुजरेगा, और मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि आप जीवन में हैं तो आपको ये सब सारी चीज़ों से होके ही गुजरना है। और अंत में आप आज बच्चे हैं, आपको भी एक दिन पेरेंट्स बनना है। तो आप जैसा करेंगे अपने पेरेंट्स के संग, आपके लड़के भी वैसे ही आपके संग करेंगे, क्योंकि जैसे को तैसा मिलता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये सारे फ्रेजेस हैं। लेकिन हम उन सब बातों को अलग करते हुए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो राइटर ने देखा, कमला दास ने देखा अपनी माँ के चेहरे पे, तो उन्होंने देखा कि ये तो और ही बूढ़ी लग रही हैं, जितनी भी है नहीं। शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है, वो जितनी बूढ़ी लग रही उतनी है नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी माँ बहुत ही दुख में है, दर्द में है अंदर से, क्योंकि वो जा रही हैं और उन्हें पता है कि बिछड़ने का दर्द क्या होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि एक लड़की जब अपने विवाह के बाद अपने मायके को छोड़ के अपने ससुराल को जाती है, तो जो बिछड़ने का दर्द होता है, यही दर्द कमला दास की माँ महसूस कर रही हैं जब उनकी बेटी उनको छोड़ के और कोचिंग की तरफ जा रही है। लेकिन ये दर्द वो बताना नहीं चाहती हैं अपनी बेटी को, ताकि बेटी का काम ना रुक जाए। तो इसलिए, पर बेटी समझदार है, फिर बेटी लेखक के समझदार तो होगी। बेटी समझदार है, उसने कह दिया, उसने सोचा कि माँ को जो सोच रही है उसे बाहर निकालना है। तो तुरंत लेखक ने पुरानी बातों को छोड़ा कि माँ कितनी दुखी है, माँ कितनी ओल्ड है, तुरंत उनके यंग वाले पार्ट में चले गए, उनके यंग पार्ट पे गौर किया। तो आगे जब देखेंगे हम लोग, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड। यानी कि जब राइटर ने, यानी लेखक ने जैसे जब देखा अपनी माँ को कि बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने टॉपिक चेंज करने की कोशिश करी। अक्सर होता है कि जब हम कहीं फंस जाते हैं तो अपने सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि बातें आगे बढ़े। तो उन्होंने अपनी माँ को देखा तो समझ गए कि क्या मैटर है क्या रियलिटी में, क्योंकि मैं छोड़ जा रहा हूँ इसलिए माँ दुखी है। तो और जैसा कि माँ का एज हो गया है तो अब वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, तो भी मुझे काम है तो भाई जाना है। तो उन्होंने तुरंत अपनी माँ से ध्यान हटाया और बाहर खिड़की से बाहर, तुरंत जो कार की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि कुछ पेड़ हैं जो जो जैसे गाड़ी चलती है ना बेटा, वैसे वैसे जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जाते रहते हैं, पीछे की तरफ जाते रहते हैं। कभी गौर करना, गाड़ी चलाना, आप साइकिल चलाना, तो वो सामने पड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज भाग रहे हैं, ट्रीज दौड़ रहे हैं, भाई स्प्रिंटिंग कर रहे हैं क्योंकि आप गाड़ी में है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल के गार्डन में खेल रहे हैं, अपने घर से बिल्कुल एकदम गुच्छों के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं और मजा ले रहे हैं पूरे अपने एटमॉस्फेयर का, नेचर का। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी अब इसको देखते देखते जो राइटर है वो पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे उनकी सिक्योरिटी में चेकिंग होती है। भाई सबकी चेकिंग होती है, क्योंकि जो भी जाएगा उसकी चेकिंग होगी एयरपोर्ट पे, उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। और उन्होंने देखते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड एट हर वन अ पेल। यानी कि सिक्योरिटी चेक के बाद वो कुछ दूर जाके जब खड़ी होती हैं अकेले में, तो देखती हैं उनकी माँ के चेहरे पे, उनके माँ के चेहरे को फिर से देखती हैं। ठीक है, यानी कि वही सीन है कि जब आखिरी का समय है, यानी माँ बूढ़ी हो गई है, अब माँ के चेहरे को देखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा। तो माँ के चेहरे को देख के हमें जो महसूस होगा, माँ को क्या महसूस होगा ये सोचना है। तो माँ को क्या महसूस, भाई बेटी बिछड़ रही है तो माँ को दुखी होगा। तो जो माँ का चेहरा है वो पीला पड़ गया है, यानी कि लेखक का चेहरा, लेखक की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, यानी कि वो पीला पड़ गया, पीलापन आ गया उनके चेहरे पे। क्यों? क्योंकि उन्हें बिछड़ने का गम है अपनी बेटी के साथ, और उन्हें ये भी पता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और ये बात उनकी बेटी को भी पता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वो एक दूसरे को ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि लेखक की माँ नहीं चाहती कि मेरी बेटी का काम बिगड़े, उसका काम हमेशा, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती दुनिया में कि उसके लड़के का काम बिगड़े। वो चाहती हैं कि भले वो रहें ना रहें, उनके बेटे, उनके लड़के, उनके परिवार हमेशा खुश रहें। ये होती हैं माँ। तो ये माँ का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा होता है। माँ इज़ वेरी अननेचुरल क्रिएशन ऑफ दिस नेचर। वो ऐसे क्रिएशन है जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते बेटा हम लोग, अनजस्टिफाइड है क्रिएशन माँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ लेट विंटर मून एंड फेल दैट ओल्ड, जैसा कि अब उनके चेहरे तो पीलापन दिखता है। कैसा? जैसा कि ठंडियों का जो आखिरी आखिरी का जो ठंडी होती है जिसमें चंद्रमा दिखता है हल्का हल्का पीला, वैसा, और बूढ़ा सा। तो भाई बूढ़ी तो हो गई हैं तो बूढ़ा सा ही दिखेंगी। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर
बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। यानी उन राइटर को पता है कि क्या है, ये पारिवारिक दर्द है, ये मेरे बचपन का दुख है, यानी जो मैंने बचपन में मेरा दर्द था वो है। यानी जैसा मम्मा अम्मा को, जैसा मम्मी को मेरे, जैसा मॉम को मेरे कि मेरे बिछड़ने का गम है, यानी ये एक पारिवारिक क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, पारिवारिक दुख है, जिसको मैं समझ तो सकती हूँ, लेकिन मेरा एक काम भी है, ऐसा राइटर कहते हैं कि मेरा काम भी है और मुझे जाना है वापस, नहीं जाऊंगी तो बहुत ही समस्या होगा, मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब को देखते हुए मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, फैमिलियर एक है, मेरा बचपन का डर है, बट ऑल आई वॉज सेड सी यू सून अम्मा। यानी कि ये सब को मैं दरकिनार करती हूँ, यानी उन्होंने दरकिनार किया और उन्होंने कहा चलती हूँ अम्मा, सी यू सून, यानी कि मैं आपसे फिर से मिलेंगी, क्योंकि ऐसा कि पता है राइटर को कि मेरी माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब बात कही राइटर ने सी यू सून यानी फिर से मिलेंगे, तो अम्मा के मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी बेटी फिर से आएगी, तो मैं आराम से, चैन से, इत्मीनान से रह सकती हूँ कि मेरी बेटी फिर से आएगी और हम फिर से खुशियाँ मनाएंगे। तो ये एक जो पल है अम्मा के दिमाग में, राइटर के मम्मी के दिमाग में, वो पल उन्हें और भी समय देगा और भी उन्हें कॉन्फिडेंस देगा और भी उन्हें प्रोत्साहित करेगा कि वो अपने जीवन को थोड़ा सा और बेहतर करें और इंतजार करें अपनी बेटी का कि वो कब आए और उनसे मिले। नेक्स्ट है बेटा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसके बाद ये बात कहने के बाद चलती हूँ अम्मा, उसके बाद मैंने मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया, यानी मैं मुस्कुराती गई अम्मा को देखते हुए और चलती गई, क्योंकि मुझे ऐसा, भाई मुस्कुराया क्यों, क्योंकि हमें कमला दास को सब मालूम था, अम्मा को भी मालूम था कि मैं कितने दिन जीऊंगी और कमला दास को मालूम था कि अम्मा कितने दिन जिएगी, यानी ज़्यादा दिन का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्कुराने का कारण ये है कि जब अम्मा हमें देखे तो ये कहे कि मेरी बेटी खुश है, मेरी बेटी मुस्कुरा रही है, मेरी बेटी खुश है, और इसकी खुशी ही जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि कोई भी अम्मा हो, पूरे दुनिया की कोई भी अम्मा हो, वो हमेशा चाहते हैं कि अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने परिवार हमेशा खुश रहे, क्योंकि खुशी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन क्या, उन्हें हमेशा ही ऐसा ही वो रहता है, हमेशा ही उन्हें ऐसा एहसास रहता है कि हम रहें ना रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बहुत ही सुखमयी हो। और जैसा कि मैं बोला कि हमारे नेचर का बहुत ही बेस्ट क्रिएशन है अम्मा, क्योंकि अम्मा को क्रिएट करने के लिए अम्मा के पास जितना फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है, ऐसा किसी के पास नहीं होता है। और एक दिन सबको पेरेंट्स बनना होता है, यंग में, ओल्ड में, और उन्हें एहसास करना होता है कि हमने अपने अम्मा के संग कैसा फील किया, ताकि हम अपने फ्यूचर में कैसा फील करेंगे। तो ऐसा स्माइल करते करते अम्मा को कॉन्फिडेंस दिया कि अम्मा तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, और कुछ दिन बाद फिर से मिलेंगे और फिर से बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जो राइटर्स ने अपने मन की बातें, मन के बारे में, अपने अम्मा के साथ जो भी रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे और भी सारी बातें हुई समाप्त, ठीक है। लेकिन मैं, अगर हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये था कि अम्मा, अब मदर क्या होती है, तो मदर हैं हमारे पूरे यूनिवर्सल मॉम कह सकते हैं, पूरे यूनिवर्स की होती हैं, वो किसी एक की पर्सनल नहीं है। मॉम हमेशा अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं, और इट इज, मैंने बोला बेटा माँ के बारे में कुछ कहना ही, मतलब कि वर्ड्स नहीं है कह सकते हैं, एक वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं अननेचुरल क्रिएशन ऑफ नेचर, यानी एक वर्ड हम कोट जरूर करेंगे अपने तरफ से, एन अननेचुरल क्रिएशन ऑफ अ नेचर। और प्रकृति के द्वारा ये अप्राकृतिक चीज़ों का क्रिएशन को ही अम्मा कहते हैं, मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातें कही जाती हैं, पर सबका अंत में इमोशन एक ही होता है, ठीक है, कि आई लव यू मॉम। ओके, तो चलते हैं बेटा, हम लोग बात करेंगे आगे, ये हो गए समाप्त। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस एंड आंसर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील, यानी किस तरह का दर्द और दर्द जो है वो पोएट फील कर रही है, यानी जो कमला दास फील कर रही हैं, मैंने अभी चर्चा करी, आप उसको समझ सकते हैं। व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, और क्यों जो यंग ट्रीज है उनको स्प्रिंटिंग तौर पर दिखाया गया है, कि आप, ये भी हमने अभी पोएम के अंदर ट्रीट किया है कि जो भी लोग यंग होते हैं, ठीक है, जो भी यंग होते हैं वो हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। जो भी पेड़ की बात करें, पेड़ को राइटर ने यंग कहा है और बच्चों को यंग कहा है, तो बच्चे हमेशा जब यंग रहते हैं तो हमेशा फुदकते रहते हैं, इधर से कहीं इधर से कहीं, जहाँ से मंगे तहाँ से इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। तो ये जो स्प्रिंटिंग शब्द है ये पेड़ों के लिए और बच्चों के दिखाया गया है, क्योंकि जब गाड़ी राइटर चला रही होती है तो जो पेड़ होते हैं वो रुके रहते हैं, पर गाड़ी के हिसाब से वो क्या करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और नेक्स्ट है हमारे पास, ये था बेटा पोएम का, थोड़ा सा कमेंट में है कि जो होल पोएम है उसे सिंगल सेंटेंस में रखा गया है और कॉमा से पंक्चुएट किया गया, यानी कि ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो पूरा पोएम हमने पढ़ा है, ये पूरा पोएम सिंगल है, यानी कि एक ही लाइन है ये, और इसी लाइन में कई सारे कॉमा का प्रयोग हमने किया है, यानी ये एक लाइन का पोएम है बेटा। और ऐसे करके ये पोएम समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष सिंह आपके लिए हमेशा हाजिर, और मेरी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी किसी प्रॉब्लम के साथ। तो चलते बेटा, जय।